कि सेना के कमांडर, तीनों कमांडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो वर्दी में किए हैं। भाई साहब कभी उनसे बिना वर्दी का भी इंटरव्यू लेके आइए, तब मालूम चलेगा क्या बात है। प्रधानमंत्री जी बड़ा हिसाब से बोलते हैं और झूठ भी बहुत अच्छा बोल देते हैं। कहीं ट्रेन में आग लगाने वाले लोग कहीं भाजपा के ही न निकल जाए। जो है पढ़े लिखे वो सब संतरी बने, अपराधी माफिया है वो मंत्री बने, जो अपने बीबी को छोड़ के आए अपने ही देश में प्रधानमंत्री बने। तो क्या आप लोग दूसरा 1967 दोहराना चाहते हैं? आई ना हयाते उठा कर तो देखिए, गरीबों का कुछ हिसाब लगा कर तो देखिए। हैरत है दूसरों का चमन लूटने वालों, अपने चमन में आग लगा कर तो देखिए। रोजगार देने के लिए हमारे देश की पार्लियामेंट में एक कानून पारित होना चाहिए। अगर वो लाना चाहते हैं कि कहीं रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया, किसी एयरपोर्ट का नाम बदल दिया, कभी दीनदयाल उपाध्याय हो गया, कहीं और हो गया, तो हमारे देश की पार्लियामेंट में भगत सिंह के नाम पर रोजगार की गारंटी क्यों नहीं हो सकती? हम मांग करते हैं कि हमारे देश की पार्लियामेंट में देश के हिंदू युवा है, चाहे मुस्लिम युवा है, चाहे वो सिख युवा है, देश के धर्म के सभी धर्म के युवाओं को रोजगार की गारंटी देने के लिए एक बनेगा का कानून बनना चाहिए। बनेगा भी भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हमारे देश के युवाओं की जितनी भी वो योग्यता है, कोई अनस्किल्ड है, कोई सेमी स्किल्ड है, कोई स्किल्ड है, कोई हाईली स्किल्ड है, उनके लिए हमारे देश की पार्लियामेंट ये गारंटी करे कि बनेगा का कानून बनेगा और देश के सभी युवाओं को परमानेंट रोजगार की गारंटी होगी। इसके लिए लड़ना होगा कि जो अनस्किल्ड है कम से कम उनके लिए तनख्वाह की गारंटी हो 25,000 की, जो सेमी स्किल्ड है पर मंथ, जो स्किल्ड है उनके लिए 35,000 और जो हाईली स्किल्ड है मिनिमम वेज है जिनको 40,000 रुपए मिलनी चाहिए। हम स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली यहाँ अकेला विरोध करने के लिए बैठते हैं। देश में युवा आज वो ट्रेनें चल रही है, नहीं चलाएगा कोई ट्रेनें। हम भी चाहते हैं कि जो प्रदर्शन करना है बिल्कुल पीसफुली प्रदर्शन होना चाहिए। हम बीजेपी का भी स्वागत करेंगे। हम पार्लियामेंट के जितने भी संसद मेंबर हैं, यहाँ वो देश का प्रधानमंत्री है, हम वेलकम करेंगे। वो लाए देश की पार्लियामेंट में कानून बनेगा के नाम पक्का कानून जो देश के सभी युवाओं को रोजगार की गारंटी करे। अगर वो अग्निपथ को आगे बढ़ाएंगे, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब को आगे बढ़ाएंगे, तो पूरे देश में हम इस का विरोध करेंगे। देश की जायदाद को बेचने की कोशिश करेंगे तो हम इसका बात का विरोध करेंगे। तो इन्हीं बातों को रखते हुए कि हमने आगे भी ये ज्वाइंट प्रोटेस्ट है, आगे भी जारी रखना है। कभी इस गवर्नमेंट को भ्रम था जब देश के किसान इधर दिल्ली के बॉर्डर पर आके बैठे थे, तो देश के युवाओं को, देश के लोगों को तब भी भ्रम फैलाया गया था। बहुत बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया गया था कि जो कृषि कानून है वो देश के हित में है, लेकिन लोग लड़े कि ये देश के हित में नहीं है, ये कॉर्पोरेट के हित में है। वो लड़े, लगातार लड़े। 1 साल दिल्ली के बॉर्डर पर पूरे देश के हर गली मोहल्ले में लड़े, सरकार को झुकना पड़ा और वो कानून रद्द हुए। इसी तरह ये अग्निपथ है, हम रोजगार के लिए, बनेगा के लिए लड़ेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तमाम, चाहे को कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, ये एजेंडा बनना चाहिए हमारे देश की पार्लियामेंट का कि हम रोजगार चाहते हैं, परमानेंट रोजगार चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड का रोजगार हमें मंजूर नहीं। तो इतनी बातें रखता हुआ सभी साथियों का धन्यवाद। थैंक यू। प्राइवेट कंपनी आएगी तो अच्छी सुविधाएं मिलेगी, तो ये सब एक भ्रम जाल है और कुछ नहीं। क्योंकि हमने देखा कोरोना काल के दौरान भी किस तरीके से जिस सरकारी कर्मचारी को लोग कहते हैं कि निकम्मे होते हैं, काम नहीं करते हैं, सिर्फ सैलरी लेते हैं, तो हमने देखा कि कोरोना काल के दौरान किस तरीके से हॉस्पिटलों में वही सरकारी कर्मचारी, वही सरकारी डॉक्टर, नर्सेज सभी दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाते रहे और अपनी जान की भी कुर्बानी दिए। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों में हमने देखा कि पैसे नहीं है तो आपका इलाज नहीं होगा, ये स्थिति है। तो हम समझ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से किसी का भी फायदा नहीं हो सकता है। अगर आपके पॉकेट में पैसे नहीं है तो आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको एक अच्छी सुविधा, हॉस्पिटल में एक अच्छी सुविधा नहीं मिल सकती है। तो ये चीजें लोगों को समझनी होगी। सरकार को न सिर्फ अग्निपथ स्कीम को वापस लेने के
बनी है वो हमारे इस देश की जनता की बदौलत बनी है, देश के जनता के पैसे से बनी है। और उस पैसे, उस संस्थान को औने पौने दामों में प्राइवेट निजी हाथों में सौंपा जा रहा है मुनाफा कमाने के लिए। तो हम सभी को साथियों ये बात समझनी होगी कि आज अग्निपथ स्कीम है, कल को कोई और स्कीम आएगी, लेकिन ये स्कीमें जो आ रही है कभी भी युवाओं के फायदे के लिए नहीं है, चंद पूंजीपति लोगों के फायदे के लिए स्कीम है। अगर युवाओं को अपने हक के लिए लड़ना है तो हमारी जो सरकारें हैं वो सच्चे मन से कभी भी युवाओं, इस देश के छात्रों के लिए काम नहीं करेगी। आज मोदी सरकार है, कल को हो सकता है कि सरकार बदल जाए, कोई और सरकार आए, लेकिन जब तक नीति नहीं बदलेगी, नियम कानून नहीं बदलेंगे, तब तक इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। इसीलिए सरकार आती जाती रहेगी, लेकिन हमारी समस्या जो है वो यही की यही रहेगी और भी आगे बढ़ेगी। इसीलिए जरूरत है, हमें हमारे सामने ये जरूरत है कि हम सब एकजुट हो। जिस तरीके से आज का यह धरना प्रदर्शन हमने एकजुट होकर के किया है, आगे भी हम सभी मिल करके इस आंदोलन को और सरकार को मजबूर करें नियम को, नीति को बदलने के लिए, युवाओं के हित में नीति बनाने के लिए, निजीकरण पे रोक लगाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, और जितने भी खाली पड़े पद है सरकारी उनमें स्थायी भर्ती दे और नए रोजगार का सृजन करे। तभी इस देश के युवाओं का भला हो सकता है। नहीं तो इस देश के युवाओं के सामने एक ही रास्ता है और वो रास्ता है आंदोलन का रास्ता। हमने देखा किस तरीके से किसान आंदोलन लंबे समय के संघर्ष के साथ चला, 1 साल से भी ज्यादा, 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन वो घर वापस नहीं गए जब तक मांगों को नहीं मनवाए। तो वो आंदोलन एक सही तरीके से सही रास्ते पे एकजुट होकर चला था। आज भी हमें जरूरत है, युवाओं को, छात्रों को जरूरत है कि उस आंदोलन से सीख लेते हुए हमें युवा आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, छात्र आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। तभी सरकार पे हम लगाम लगा सकते हैं, सरकार के गलत नियमों को वापस करवा सकते हैं और युवा और छात्र के हित में नियम कानून को बनवा सकते हैं। मेरा इसी अपील के साथ मैं AIDYO की तरफ से अपील करती हूँ कि आंदोलन को और भी आगे बढ़ाया जाए हर एक राज्य में, और तभी जाकर के हम सफल होंगे। धन्यवाद। अब अगला कुठाराघात सेना के ऊपर किया है हमारी, और उससे बचने के लिए ये नहीं है, क्योंकि पेंशन को लेकर नहीं जा रही, ये हटा नहीं सकते थे। ये वन पेंशन इनके इलेक्शन में आने का सबसे बड़ा मुद्दा था इनका। ये सबसे पहले उन्होंने इन्होंने उससे पहले इस चीज़ को उठाया था, जिस तरीके से लिया था उसको, ये उनका सरकार में आने के लिए सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा था। ये इसको वापस नहीं कर सकते थे। अब इसको कैसे वापस किया जाए, इसका ये तरीका निकाला गया है अग्निपथ स्कीम, कि हम किसी सोल्जर को रेगुलर अपॉइंट ही नहीं करेंगे, 4-4 साल के लगाएंगे, उसके बाद उसे घर भेज देंगे। और सबसे बड़ा दुख भी आता तो ये है कि एक सोल्जर जो हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ता है, अपनी जान तक जो दाव का लगाता है, उसको हम पेंशन भी नहीं दे सकते, उसके घर वालों को सोशल सिक्योरिटी भी दे सकते। ऐसी सरकार है, क्या मतलब है? ये सरकार किस बात की है, कैसा विकास कर रही है और किस तरीके का ऐसा किया है कि एक हमारे लिए सोल्जर्स को पेंशन नहीं दे सकते ये लोग। तो ये आज के युग में जो हुआ है, ये अब जो स्कीम आई है, ये उसी इसमें है कि हर तरीके से पूरे हमारे राष्ट्र के अंदर कोई भी जॉब सिक्योर नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ ग्रुप बी ऑफिसर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे ही चलेंगी। हमारे डॉक्टर्स भी हैं, वो भी गवर्नमेंट में जाओ तो वो भी ठेके पे चल रहे हैं आज के डेट में। भले ही उसको प्रोफेसर का रैंक दे दिया जाता है, लेकिन चलता वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर ही है। हमारे इंजीनियर्स हैं, वो भी पुलिस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ही लग रहे हैं, और हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक का सफाई कर्मचारी वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही चल रहा है। तो ये भी वही चीज़ अपने हमारी आर्म फोर्सेज में लेकर के आए हैं। इस बात को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स पहले से ही एक तरह से देखा जाए तो रोष था कि उनकी पेंशन खत्म की गई थी 1/4/2004 से। अब कहते हैं कि कोई हमारा सोल्जर वापस आएगा 4 साल के बाद तो उसको पैरामिलिट्री फोर्स में उसको नौकरी देंगे, तो वहाँ भी उसको पेंशन नहीं मिलनी। तो देखा जाए तो पेंशन से उन्होंने उसका छुटकारा दिलवाया इस तरीके से। तो ये बहुत ही खतरनाक है। ये जो कल्चर जो लेकर के आ रहे हैं, संस्कृति है, हमारे अमेरिकन सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, जहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं हो रही, सिर्फ जो कुछ अपने ऊपर रखने की कोशिश करना, सरकार किसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। ये उन देशों को तुरंत जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जहाँ कुछ हद तक सोशल सिक्योरिटी देने की बात रहती है, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी है लोगों को, ये उसको नहीं देना चाहते, लेकिन देखते हैं किसको अमेरिका को। ये वाकई में मेरे गोद में आके बैठ रहे हैं आज के। तो हमें अपने आंदोलन को और उग्र करने की जरूरत है। ड्रामेटिक वे में इस आंदोलन को आगे लेकर के चलेंगे और सरकार को झुका के रहेंगे। धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के 71-72 वर्षीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया है।
और जो प्रोग्राम के समर्थक लोग हैं वो बोलते हैं कि जब अग्निवीर से जो लोग ट्रेनिंग लेके आएंगे उनको 25% नौकरी मिलेगी। भाई साहब, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो ड्राफ्ट में लिखा है अप टू 25%, वो 0% भी हो सकता है। दूसरे तरफ अप टू का प्रयोग किया गया है। हम लोग बिहार से आते हैं, हमारा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन अप टू का प्रयोग किया गया है, वह 0% भी हो सकता है। तो दूसरे तरफ अभी हमसे प्रेस वाले भाई साहब पूछ रहे थे कि कौन महेंद्रा है, बोले हैं कि अग्निवीर जब आएंगे तो उनको हम नौकरी दे देंगे। बहुत अच्छा बात है, बोले हैं। क्या कोई कंपनी वाला सरकार के खिलाफत में जा सकते हैं? जिस कंपनी का 10,000 करोड़ रुपया मोदी साहब माफ किए हो। दूसरा कि हमारा सेना जो रिटायर होके आते हैं, पारा मिलिट्री जो रिटायर होके आते हैं, उनके लिए भी नौकरी देने का प्रोविजन है। कोरोना के समय जो रिटायरमेंट हुआ है, ये वाले अभी तो अग्निवीर अगर होंगे भी तो 4 साल बाद होंगे। अभी जो रिटायर होके आ गए हैं उन्हीं को सारा कंपनी वाला नौकरी दे दे, जो सेना से रिटायर होके आ गए हैं। कम से कम उनका बेरोजगारी तो दूर हो जाएगा। तो कंपनी वाला लोग भ्रम फैला रहे हैं। दूसरे तरफ जो समर्थक लोग बोलते हैं कि सेना के कमांडर, तीनों कमांडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, वो वर्दी में किए हैं। भाई साहब, कभी उनसे बिना वर्दी का भी इंटरव्यू लेके आइए, तब मालूम चलेगा क्या बात है। हम लोग उसका विरोध नहीं करते, सेना कमांडर क्या बोले हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो परमवीर चक्र विजेता हैं, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी हैं, बानो सिंह है जम्मू कश्मीर में, और वीर चक्र विजेता अनेक हैं, महावीर चक्र विजेता विक्रम सिंह जी, सारे लोगों ने एक स्वर में इस योजना का विरोध किया है। यहाँ हमारे बहुत सिपाही लोग भी हैं, पुलिस का लोग भी हैं। उन लोग को भी सोचना चाहिए कि जो फ्रंट लाइन है, अभी हम लोगों का सिक्योरिटी में ये फ्रंट लाइन है, तो हमारा क्या परिस्थिति है ये जानेंगे। दिल्ली पुलिस का जो हेड है उनको तो ये लोग कम्युनिकेट करेंगे। तो कमांडर चीफ जो बोल रहे हैं और जो परमवीर चक्र विजेता बोल रहे हैं, दोनों में किसके बात को सही मान लिया जाए, ये जनता का सोचने का बात है। दूसरे तरफ हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आइडियोलॉजी से चलने वाला लोग है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक समय में बोला था कि भारत के सारे नागरिक का आर्मी प्रशिक्षण होना चाहिए, उस समय इनके आरएसएस के लोग ने कहा था, जब देश गुलाम था, कि ये बात ठीक नहीं है। जो आरएसएस के मुखपत्र में ही वो लोग उस समय छापे हुए हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं इजराइल में हो रहा है, कहाँ हो रहा है। भाई, हम उसका विरोधी नहीं है। आप पूरा भारत के हर लोग को आर्मी ट्रेनिंग दे दीजिए। पूरा देश का अगर मिलिट्रीकरण करना है तो हर नागरिक को आप ट्रेनिंग दीजिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इसके कर्म है अग्निवीर, नाम में ही लिखा है। प्रधानमंत्री जी हमारा, बहुत लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री जी बड़ा हिसाब से बोलते हैं और झूठ भी बहुत अच्छा बोल देते हैं, लेकिन इस बार झूठ नहीं बोले हैं। हम लोग का समझने का दिक्कत है। नाम ही है अग्निवीर। आग में कूद के निकलिए तभी तो वीर होगा, और आग में कितना देर बचेगा ये तो आग में कूदने वाला समझेगा। तो अग्निवीर स्कीम वही स्कीम है। दूसरा है 4 साल का ट्रेनिंग। 4 साल में भाई साहब 1 साल से ज्यादा तो छुट्टी हो जाएगा। और भारत का परिस्थिति दुनिया के परिस्थिति से अलग है। भारत में एक तरफ रेगिस्तान है, दूसरा तरफ पहाड़ है, तीसरा तरफ ठंडक है, चौथा तरफ समुद्र है। क्या आप 2 से 3 साल में इतना ट्रेनिंग दे पाएंगे? जो हमारा सियाचिन में जो इतना ऊंचाई से एक पत्थर नीचे फेंकेगा, उसमें क्या अग्निवीर उसको संभाल पाएंगे? एक टैंक चलाने में कम से कम 7, मैं आर्मी में नहीं हूं लेकिन मेरे परिवार के सारे लोग आर्मी में ही हैं। एक टैंक चलाने के लिए भारत में 8 साल का ट्रेनिंग का जरूरी पड़ता है। क्या 2.5 साल वाले लोग ये समझ पाएंगे कि कितना रेंज के लिए हमको कितना किलो का गोला डालना है टैंक में? तो ये समस्या है। ये सब चीज को लेके दूसरा तरफ बिहार में, अभी चूंकि मैं वहीं से आता हूं, बिहार में जो हुआ, लोग बोलते हैं ट्रेन जला दिया गया। ये सरासर झूठ बात है। ट्रेन किसने जलाया, क्यों जलाया? भारत में तो ईडी है, सारा चीज है। ये तो एक विपक्षी पार्टी को बेइज्जत करने का एक इंस्ट्रूमेंट होके रह गया है। जो भी विपक्षी नेता है उसको, भाई साहब मोदी साहब अगर इतना ईमानदार है तो एक बार इंटरपोल से बिहार का जांच करा लीजिए। कहीं ट्रेन में आग लगाने वाले लोग कहीं भाजपा के ही न निकल जाए। किसान आंदोलन के समय बहुत भाजपा के लोग ऑकरेंस करते हुए निकले थे। दूसरा तरफ है कि ऑकरेंस क्यों हो जा रहा है, आप लोग को मालूम होगा। जो आयोजक लोग हैं, हम लोग का परमिशन भी रात 8 बजे के बाद मिला है। बिहार में जो आंदोलन हुआ उसके लिए 4 दिन पहले से परमिशन मांगा जा रहा था। जब देखते 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 बिहार में जानते हैं बेरोजगारी है, एकमात्र साधन बच गया है जहां रोजगार मिलता है वह आर्मी का था।
उसमें भी बार बार कहने के बाद जब इन्होंने परमिशन नहीं दिया तो लोग का पानी सर से ऊपर हो गया। और अभी बिहार में हर पार्टी के लोग, खास के वामपंथी कार्यकर्ताओं को केस किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यहाँ के माध्यम से हम लोगों को ये भी मांग करना चाहिए सरकार से कि आप राजनीतिक ईर्ष्या द्वेष से किसी लोग पर केस नहीं करें, उनको अरेस्ट नहीं करें। अभी सब लोग बोलता है वैकेंसी, अभी वैकेंसी है हमारा बैंक में, केंद्र सरकार के पास सारा मिला के 40 लाख का वैकेंसी है। अगर राज्य सरकारों को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ का वैकेंसी विभिन्न स्टेट में है। अगर अभी सरकार ये वैकेंसी को ले आए तो इसको करने का जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि युवा लोग फॉर्म भर रहे हैं अग्निवीर में। भाई साहब, देश का जो बेरोजगारी है, आप 1 किलो दाल देने के लिए वैकेंसी निकाल दीजिए, 1-1.5 करोड़ लोग ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये कोई तर्क नहीं है कि लोग नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेतुका तो तर्क है। जो सबसे खराब जो वेबसाइट चैनल होता है, कुछ भी होता है, उसके भी सब्सक्राइबर 10-20 हजार ही जाते हैं। तो ये परिस्थिति हम लोग का है, इसको देखना चाहिए। आगे जो है कि जो इसका सबसे बड़ा चिंता का बात है, जो मेजर इशू है इसमें, कि इसका उपयोग विभिन्न धर्मों के जो अल्ट्रा लोग हैं, जैसे कट्टर हिंदूवादी लोग, कट्टर इस्लामिक लोग, अपने लोगों को इसके द्वारा सरकार में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे और जब वहां से एक आतंकवादी बना के निकाल सकते हैं, ऐसा मेरा आशंका है। दुनिया के बहुत देश में हुआ है। आप लोग इजराइल का उदाहरण देते हैं, बीजेपी का लोग इजराइल, अमेरिका के बाद इजराइल। भाई साहब, वहां तो ऐसा स्कीम है कि पिछला 3 साल में 5 राष्ट्रपति का चुनाव या प्रधानमंत्री का हो गया। तो क्या यहाँ भी साल प्रधानमंत्री का चुनाव होना चालू हो जाएगा? तो ये परिस्थिति हम लोग का है, जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, वो पहले भी बोलते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, ये हम लोगों का कमजोरी है। जो अपने भाई को भाई नहीं समझा वो तो सबका भाई हो गया, अपने बहन को बहन नहीं समझा वो सबका हो गया। दूसरे तरफ मित्रों, हम लोग समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा मित्र है। वो जिस मित्र को कहते हैं वो मित्र कोरोना में भी चमत्कार कर देता है। हमारे देश का जो हालात है, एक कवि बोले हुए हैं कि इस सरकार में जो है पढ़े लिखे वो सब संतरी बने, अपराधी माफिया है वो मंत्री बने, जो अपने बीबी को छोड़ के आए अपने ही देश में प्रधानमंत्री बने। तो ये है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो ये हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जो बोले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो इसमें सब लोग हर बात को जानते हैं। खास के एक बात पर जोर देना है कि बिहार में जो लगातार डेली हजार लोग पर जो केस किया जा रहा है, इस केस को वापस लीजिए, नहीं तो आने वाला समय में हो सकता है कि यही जिन लोगों को जेल भेज रहे हैं, निकलने के बाद आपके लिए चुनौती बन जाए। तो क्या आप लोग दूसरा 1967 दोहराना चाहते हैं? तो ये हम लोगों का सरकार से मांग है कि इसको तुरंत वापस ले, जो अग्निवीर स्कीम है और जो भी सरकारी वैकेंसी है उसको खत्म करे। प्रधानमंत्री जी को एक फैज अहमद फैज के लाइन के साथ समाप्त करता हूं, जो उन्होंने कहा था, आईना हयाते उठा कर तो देखिए, आईना हयाते उठा कर तो देखिए, गरीबों का कुछ हिसाब लगा कर तो देखिए, हैरत है दूसरों का चमन लूटने वालों, अपने चमन में आग लगा कर तो देखिए। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।